गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र डोडिया, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब दो रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वो इंटायरली डिफरेंट रहेगी। अगर जैसे एक एग्जांपल की अगर बात करें अपन, तो जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होना, तो आपको पता है मिल्क का टेस्ट और अगर कर्ड का टेस्ट है, दोनों क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे अपनी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। वैसे अगर जैसे अपनी बॉडी के अंदर व्हेन वी रिक्वायर द एनर्जी, अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होती हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है कौन, ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडाइज करता है और तब अपने को एनर्जी मिलती है एंड रिलीज CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह जो है, ये चीज़ें अपने को मिलती है। तो वो भी क्या एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग समझो। ए केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये होगा कि अपने को जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, इंटायरली जो रिएक्टेंट होंगे उनसे क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, जैसे इसके अंदर दो वर्ड आए हैं अपने, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ रिएक्टेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस सब्सटेंस का क्या होता है, जिसके केमिकल के अंदर चेंज होता है, उसको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट। जैसे आप लोगों को एग्जांपल से समझ में आ जाएगा इजीली, बस आपको ये याद रखना, द सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज इन केमिकल रिएक्शन। एक होता है प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी इंटायरली क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो प्रोडक्ट जो बनते हैं रिएक्टेंट के कंबाइन होने के बाद, उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ अगर आपको मैं बता दूँ रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ध्यान से आप लोग इसको समझना थोड़ा। जैसे यहाँ है Na, सोडियम और की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। एरो जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं गैस इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखो सोडियम एंड वाटर ये दोनों सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको बोला अपन ने रिएक्टेंट। और क्या बनाया इन्होंने मिलके, तो NaOH, जो कि इसकी जो प्रॉपर्टी बिल्कुल इंटायरली उससे डिफरेंट होगा, इनको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन को, और ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप प्रोडक्ट बोलोगे। उसके बाद देखो, सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, कैसे अपन पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है केमिकल रिएक्शन को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहला क्या देखोगे आप, चेंज इन स्टेट। अगर जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर स्टेट चेंज हो रही है मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज होता है, जैसे अपन पेपर है इसको अगर बर्न करेंगे तो ये वाइट था, ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, आप लोगों ने देखा होगा अपन वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब PPT, इनसोल्यूबल, वाटर के अंदर जो इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा उसको बोलते हैं अपन PPT। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टेक द बाथ, देन द पार्टिकल्स ऑफ सोप गेट प्रेसिपिटेट इन वाटर। पानी के अंदर क्या हो जाता है, साबुन के जो है वो कुछ इनसोल्यूबल पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, वो होंगे PPT। ऐसे और भी हैं, कुछ मेटल भी होते हैं जो PPT के फॉर्म में होते हैं। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का निकलना उस गैस से, जैसे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के, यहाँ रिएक्शन करवाई थी मैंने और यहाँ क्या बना था, H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई थी। केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, कहीं कहीं बहुत जगह जो है मिक्स फॉर्म में दे देते हैं और अपने को समझ में नहीं आता एक्चुअली वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन, वी यूज़ द वर्ड इन प्लेस ऑफ सेंटेंस। जैसे यहाँ देखना, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा हो,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसके लिए अगर अपन सेंटेंस लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन ए सॉलिड स्टेट। मतलब ऐसे बड़ा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको उनके जो वर्ड है उनका यूज़ करें। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, और यहाँ क्या बनाया इन्होंने प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो ये एक प्रकार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो है, ये एक तो टाइम और स्पेस रिड्यूस करने के लिए जो दी गई है ताकि जल्दी हो जाए केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा अपन ने, टाइम भी ज़्यादा स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, इसका सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ आप लोगों को दिख रहा है मैग्नीशियम की जगह मैंने केवल क्या लिखा Mg जो कि मैग्नीशियम का सिंबल है, ऑक्सीजन की जगह मैंने O2 जो कि उसका सिंबल है। तो ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका अपन यूज़ कर रहे हैं, है ना। इट गिव्स MgO, तो पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिखते हुए मैंने उनका सिंबल यूज़ कर दिया। जैसे डेंजर, डेंजर का क्या होता है, डेंजर अपन लिखते थोड़ी, बहुत जगह उसका क्या खतरे का निशान अपन जो है बना देते हैं, ठीक है। अब जो है केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। उन जो रिएक्टेंट है, देखो अगर आपको यहाँ दिख रहा है Mg प्लस O2, तो ये दो रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है इनको, और इन दोनों के बीच में जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके बीच में क्या लगाएंगे अपन, प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड है द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। अगर मान लो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बनते हैं यहाँ पे, अगर एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो आपको नीचे अगर दिख रहा हो, नीचे अगर दिख रहा हो देखो मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं, O2 से। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट के बीच में अपन प्लस लगाएंगे, और प्रोडक्ट जो है वो किधर होंगे, राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में अपन प्रोडक्ट को लिखेंगे। अगला जो है वो है एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा है कि ये इधर क्या है, रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या है, प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड में, है ना। इन दोनों को सेपरेट जो करेंगे अपन एक एरो के द्वारा करेंगे। और एक और चीज़ होती है कि आपको क्या करना है, उनकी स्टेट भी लिखना है। स्टेट का मतलब होता है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे CH4 लिख दिया आपने, आपको पता ही नहीं कि किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, अगर आपके ब्रैकेट में लिख दोगे गैसियस तो सामने वाला समझ जाएगा। जैसे वाटर होता है, वाटर का आपको पता है लिक्विड में भी होता है, गैसियस स्टीम फॉर्म में भी होता है, सॉलिड आइस में भी होता है। तो अगर आपने लिखा क्या है, L लिक्विड, मतलब लिक्विड वाटर की बात कर रहे हैं, अगर गैस मतलब स्टीम की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिख दिया आपने मतलब वो किसकी, आइस की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। और अगर क्या कर रहे हैं अपन, किसी को पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर अगर डिजोल्व फॉर्म में रख रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा AQ, वो धीरे धीरे आएगा, आप लोगों को मैं बता दूंगा, उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब अगला जो है, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो समझ में आया होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा और बताना है यहाँ पे। उसके पहले अपन बात करेंगे स्केलेटल इक्वेशन, मतलब जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन विच डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्टेंट है जितने इधर होंगे, जैसे कार्बन के एटम जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उतने ही तो किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। अगर नहीं होंगे बैलेंस, अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर बैलेंस नहीं है तो उसको अपन स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे अगर देखोगे यहाँ पे कार्बन 1 इधर भी 1 है, ठीक है, कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन इधर 4 है, पर इधर हाइड्रोजन जो है 2 ही है, तो बराबर नहीं है, जितने इधर है इतने ही इधर होने चाहिए थे, तो इसलिए इसको बोल रहे अपन स्केलेटल इक्वेशन। ये तो स्केलेटन की बात की, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। अब मैं बताऊं आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन ए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में आपके नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। अगर इसी का सेम एग्जांपल अगर देखें, CH4 है, CH4 गैसियस स्टेट में, प्लस अपन ने ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्ट करवाया तो CO2 और H2O। तो देखो यहाँ पे O के आगे मैंने 2 लगाया, क्यों, क्योंकि अगर 2 नहीं लगाता तो इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाते हैं, यहाँ पे 2 और एक 3 हो जाते हैं,
ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने, इधर 4 थे और इधर कितने थे, 2 थे, तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, तो 2 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। और अगर इधर भी देखोगे तो हाइड्रोजन 4 है। वैसे अगर क्या देखोगे आप कि O2 है, O2 क्या है एक्चुअली, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, इधर देखेंगे तो 3 हो गए थे, तो इसके आगे 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। अब आगे बात करेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, मतलब इनका तरीका क्या है, कैसे बैलेंस करोगे आप इस केमिकल इक्वेशन को, वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो हाउ, तो सबसे पहले देखो एक एग्जांपल है, Zn की रिएक्शन करवा देते हैं HCl से, तो क्या बनाएगा ZnCl2, है ना, जिंक क्लोराइड बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो Zn के एटम्स कितने हैं, 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 ही है, मतलब स्केलेटल है अभी तक। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर केवल 1 ही है, तो मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है। तो पहले अपन लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये रिएक्टेंट है और इधर राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले आप टेबल बना लो, इसमें एक कॉलम में लिखो एलिमेंट, दूसरे में लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, और अगला जो है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ये लिख दिया। ठीक है, Zn के देखो, अगर Zn इधर देख रहे हो बेटा, ऊपर वाला देखना, क्योंकि ये तो बैलेंस करके लिखी मैंने नीचे वाली, ऊपर में देखोगे तो Zn का एक एटम रिएक्टेंट साइड में भी एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक है, तो 1 1 लिख दिया मैंने। क्लोरीन अगर मैंने इधर रिएक्टेंट साइड में देखा तो केवल 1 था, तो मैंने 1 लिख दिया, इधर कितने थे, 2 थे, तो मैंने 2 लिख दिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख दिया, इधर कितने थे, 2 थे, तो 2 लिख दिया। अब इधर 2 2 है ये, और इधर कितने हैं, केवल 1 1 थे, इसलिए जिसको बैलेंस करना उसके आगे अपन नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर क्या लगा दिया, 2, इधर भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया अपन ने, तो क्या हो जाएंगे टोटल 2 2, इधर भी 2 2, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना वो समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप्स की जो है केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहली जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, बस ध्यान से सुनो आप लोग और उसको समझो। ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, अब यहाँ देखो वर्ड को आप लोग कैच करना, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट रहेंगे वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट कितना बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ अगर आप लोग देख रहे हो तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन वाटर से, 2 रिएक्टेंट है, मैंने बताया था ना 2 और मोर, तो यहाँ 2 रिएक्टेंट मिल के कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि AQ लिखा मैंने, मतलब किसका, ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, प्लस हीट बाहर हो रही है ना। ओके, तो ये अपना है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी जस्ट अपोजिट रहेगी, इसकी जो अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा उसकी जस्ट अपोजिट रहेगी। अ रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, अभी तक अपन 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट होगा उसको ब्रेक करेंगे अपन, हीट दे के जो भी करके उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जिससे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको अपन बोलेंगे लाइमस्टोन, इसको अपन क्या करेंगे, ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बने, ये ब्रेक हुआ और कितने प्रोडक्ट मिले आपको, 2 प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ये हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहली है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट से रिलेटेड। यहाँ जो रिएक्टेंट होगा उसको अपन ब्रेक करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दे के उसको ब्रेक करेंगे। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन है, इसको अपन ने हीट किया, जैसे इसको हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और एक और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 से 2 प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं एक रिएक्टेंट से। पर यहाँ पे क्या यूज़ की अपन ने, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की अगर बात आती है और डीकम्पोजिशन का पूछा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होगी वो। अब उसके बाद अगली आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के अंदर आपको याद रखना इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, उसको उस रिएक्टेंट को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसको अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसके सॉल्यूशन से, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम और क्लोरीन गैस, अपने को 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पर किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन।
अगली जो है थर्ड है वो है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, मतलब उसकी प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। तो फोटो डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखा, AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड है जो वाइट इस कलर का होता है, सनलाइट में जैसे रखेंगे इट स्प्लिट इनटू द सिल्वर, ग्रे कलर में सिल्वर और क्लोरीन गैस, इन दोनों में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद जो अगली रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, बहुत इजी रहेगी है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। याद रखना, अगर कोई सा सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन बता देंगे जैसे CuSO4, ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वास है, सॉल्यूशन फॉर्म में। अगर इसके अंदर अपन ने क्या करेंगे, कोई सी इससे ज़्यादा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अगर इसके अंदर डीप कर दी तो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, है ना, मोर रिएक्टिव। और ये जो रिएक्टिविटी है सीरीज है, आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है वो जब बताएंगे उसमें आप लोगों को समझा देंगे। आप लोग देख सकते हो मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है आपका NCERT उसमें दिया हुआ है ना। तो जैसे यहाँ मैंने बात की मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे अपन CuSO4 से कॉपर सल्फेट से। तो देखो यहाँ पे कॉपर की जगह किसने ले ली, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो MgSO4 एक्वास फॉर्म में और प्लस कॉपर जो है सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब PPT के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी दो टाइप की होगी। एक होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर अपन एक ही सॉल्ट को लेंगे, एक सॉल्ट से जो है वो क्या होगी, वो जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल रहेगी उसको लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, जैसा मैंने ऊपर बताया था। पर आपको जो समझना है वो है मेन आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर आप क्या देखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसके अंदर आपको दो सॉल्यूशन लेना है। कितना लेने हैं, दो सॉल्यूशन। ये क्या होती है, इज ए बायमोलिकुलर प्रोसेस। बायमोलिकुलर मतलब दो कंपाउंड जो होंगे, दो जो सॉल्ट होंगे उनके बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, इज ए बायमोलिकुलर प्रोसेस इन विच parts of two compounds are exchanged to give two new compounds। ये इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा और नए कंपाउंड बनेंगे, न्यू सब्सटेंस बनेंगे। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से करोगे तो ये जो सल्फेट है ये जाके जुड़ जाएगा बेरियम से, और क्लोरीन जो है वो कॉपर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बना लेगा बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पे मैंने डाउन द एरो बताया बेटा, यहाँ पे मतलब PPT, इसके प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, PPT प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको दिखेगा कौन, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। और एक क्या बनेगा, CuCl2, ठीक है, ये भी एक्वास रहेगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर होगा, PPT के फॉर्म में नहीं होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बना लेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। अगली जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन के अंदर अपने को ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिखेगा और रिडक्शन होता हुआ भी दिखेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा बेटा CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन हाइड्रोजन गैस से और इसको हीट कर रहे हैं। तो ये कंबाइन होके क्या बना लिया यहाँ से, Cu + H2 वाटर बन गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, CuO, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और रेड्यूस होके किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके H2O बना रहा, मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर आपको दोनों देखने को मिल रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब आप लोगों को ये कि नए टर्म जो है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिससे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन O2 के से और हीट दे रहे हैं, क्या बना अपना CuO, कॉपर ऑक्साइड बना है, मतलब इस कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी कंडीशन है हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ H2S सल्फर के साथ में अभी कौन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन H2S सल्फर जो ये जो है H2S जो है इसकी रिएक्शन O2 से करवाएंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ से सल्फर के साथ में जो हाइड्रोजन था वो अलग हो गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, पहचानने का तरीका क्या, तो आप बताओ कि यहाँ से हाइड्रोजन इसको छोड़ के चला गया है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अगली जो है थर्ड जो है सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट है वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, रिलीज करता है, देता है किसी को, तो उसका क्या होगा,
ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Zn था, Zn ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तभी तो इसके ऊपर क्या है 2+ चार्ज आया, एक्वास फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो इसका भी बोलेंगे कि Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब अगला ही बात करते हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन की। तो ये याद रखना, ऑक्सीडेशन की 3 कंडीशन बताई मैंने, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन का लूज होना देना। रिडक्शन का इसके जस्ट अपोजिट होगा, जिससे अपन ने पहले पढ़ा था ऑक्सीजन इज एडेड, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव, तो उसका रिडक्शन होगा। पहले देखो यहाँ पे KClO3 है, देखो इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इससे अलग हो गया, मतलब इस कंपाउंड का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, और ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा, KCl में। अगला हाइड्रोजन इज एडेड क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का ऐड होना, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, रिमूव हुआ था, तो यहाँ अपन बात करेंगे हाइड्रोजन के ऐड होने की। तो देखो यहाँ Na है, Na की रिएक्शन करवा रहे हैं H2 से, तो यहाँ पे सोडियम के साथ तो कौन कंबाइन होगा, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। अगला जो है ऊपर अपन ने पढ़ा था क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये Zn है, इसके ऊपर 2+ चार्ज था, इसने वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो एलिमेंट आपको दिखेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे Zn है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक अगली जो टाइप की रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे, इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब उसमें से हीट बाहर होगी, इवोल्व होगी। कुछ रिएक्शन मैंने बताया था आपको, कुछ को हीट देना पड़ रहा था और किसमें जो है हीट निकल रही थी। तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब हीट एनर्जी क्या होगी, इवोल्व होगी, बाहर होगी, रिलीज होगी। जैसे यहाँ पे अपन बात करें मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ में क्या बाहर निकलेगी, अपने को हीट निकलती हुई दिखेगी। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंट्री देगा ये, मतलब हीट एनर्जी को अपने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाके जो है कोई सा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे HgO था, इसको अपन ने गर्म किया, हीट दी, हीट एनर्जी दी, तो ये क्या होगा, टूट के Hg+O2, तो यहाँ देखो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अगर कहीं दिखता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब अगला जो टॉपिक है अपना है वो कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है, जनरली देखो इसको समझो, एक प्रकार का फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो केमिकल है, एयर है, वाटर है, वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे उस मेटल के साथ में रिएक्ट कर देता और उसको क्या कर देता, वीक कर देता, कमज़ोर कर देता, ख़त्म कर देता है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ये तो आप लोगों ने कॉमनली देखा ही होगा कि अगर बारिश में अगर अपन आयरन हो किसी मेटल के पार्टिकल को अगर बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, क्यों एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो एयर है, मॉइस्चर है, जो केमिकल है, वो इसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे Fe आयरन है, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाएंगे तो क्या बना लेगा, Fe2O3, मतलब इसका क्या हो रहा है, ये इसका धीरे धीरे कोरोजन हो रहा है, किसका, आयरन का। अब अगला जो टॉपिक है वो है अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में बेटा आप लोग कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। रेंसिडिटी रेन से रिलेटेड नहीं है ना बेटा, इसको ध्यान से समझो, इस वर्ड को बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेन चीज़ तो यही है। रेंसिडिटी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन, वर्ड याद रखना क्या हो रहा, स्लो ऑक्सीडेशन का वर्ड आया है यहाँ पे, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। तो एक वर्ड याद रखो, ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट इन दोनों का क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन होना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑयल और फैट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंट ऑयल और फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। तो जो फूड मटेरियल है, जैसे अगर आप लोग जो है आज शाम का खाना बनाते हो और ओपनली अगर कहीं भी रख देते हो और कल शाम तक अगर उसको टेस्ट करोगे, उसकी स्मेल को अगर चेक करोगे आप लोग, तो उसकी स्मेल जो है, स्मेल और टेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो चेंज होना किस कारण से हो रहा, ऑक्सीडेशन के कारण। किसका, जो अपना फूड मटेरियल है उसके अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होने के कारण उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें अपन, इसको रोके कैसे, ठीक है ना। इसको रेंसिडिटी मतलब ये जो अपना फूड मटेरियल जो बना रहे हैं अपन, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसको कैसे बचाएं अपन, रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करें, वो तरीके हैं। तो आप लोग देखो ज़रा, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी आर, प्रिवेंट रेंसिडिटी आर, ठीक है ना, प्रिवेंशन कर लेना इसको। पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, जो अपना कंटेनर होगा, अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि जनरली उनको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, चिप्स की बात करें इनको,
उसको पैक करके रखने हैं ताकि उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर और फेट है वो क्या नहीं हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। अगला रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन है ना, मतलब ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर अपन फ्रीज में वगैरह में रख देते हैं तो अपन जो है वो इतना जल्दी वो जो खाना होता है वो खराब नहीं होता, उसके रेंसिडिटी नहीं होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है बेटा, ऐसा केमिकल होगा एक प्रकार का जो उस ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। जैसे पिकल्स की अगर अचार की बात करें अपन तो उसके अंदर वो इतना जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, अगला है फोर्थ है पैकिंग कंटेनिंग N2 गैस इन स्टीड ऑफ एयर। एयर की जगह अपन क्या रखेंगे, अगर वहाँ पे N2 नाइट्रोजन गैस को अगर फिल करेंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, किसका, ऑयल और फैट का। ठीक है ना, जो चिप्स वगैरह जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं उसके अंदर जो है क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन N2 गैस भर दी जाती है, जिसके कारण वो क्या है, खराब नहीं होता है। ओके, थैंक यू।